हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्लूटस साइंस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, दोस्तों, ईरानी सभ्यता से ईरान युद्ध, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, इस पूरे घटनाक्रम को हम एक बिंदु के रूप में समझने का प्रयास करते हैं, एक कंसेप्ट के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। याद रखिए, भारत की जो वैदिक सभ्यता थी, उस वैदिक सभ्यता के तार कहीं ना कहीं ईरानी सभ्यता से जुड़े हुए थे। याद रखिए, ये जो ईरान था, यहां पर कभी पारसी धर्म फला फूला और जोरथ्रस्ट यानी जो उनके पवित्र जो प्रमुख देवता माने जाते हैं, तो ईरानी में पारसी धर्म की एक प्रमुख पुस्तक थी जिंद अवेस्ता, और उस जिंद अवेस्ता में बहुत सारे संस्कृत के शब्द मिलते हैं। यानी अहूर मज्जा यहां के प्रमुख और एक व्यक्ति का नाम था, और जो हमारे वैदिक काल में बहुत सारे ऋग्वेद इत्यादि से संबंधित ग्रंथ हैं, उसमें हमें बहुत सारे ईरानी शब्दों के बारे में चर्चा मिलती है। तो कहा जाता है कि वैदिक संस्कृति का जो प्रसार था, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी भारत से लेकर ईरान तक था, और ईरान से लेकर मिस्र तक भी था, क्योंकि मिस्र में भी आज नए हमें प्रमाण मिले हैं। ईरान में कभी पवित्र अग्नि की पूजा की जाती थी, ईरान में कभी पवित्र प्रकाश की पूजा की जाती थी, और ये जो पारसी धर्म था, इस पारसी धर्म की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है जिंद अवेस्ता। उसके बहुत सारे शब्द जो हैं वो संस्कृत से मिलते जुलते हैं, और यही कारण है कि वैदिक काल में चाहे वो बोगाज गोई अभिलेख हो, चाहे वो मिथाई अभिलेख हो, चाहे वो कस्सी अभिलेख हो, इन सबका संबंध हमें वैदिक काल से मिलता है। यानी ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत में आई, ये तो कई सारे इतिहासकार मानते भी हैं, लेकिन जो बोगाज गोई अभिलेख है, चाहे वो कस्सी अभिलेख है, चाहे वो मिथाई अभिलेख है, इन सब अभिलेखों ने यह साबित किया है कि ईरान और भारत में कोई अंतर नहीं था। इन दोनों को अलग किया गया है विदेशी इतिहासकारों के द्वारा। यह बहुत बड़ी शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि वो संस्कृति, वो कल्चर जो पूरा पूरा वैदिक काल पर आधारित था, आज उसको टुकड़ों में बांट दिया गया। आज नहीं, कई सालों से उस इतिहास को खंड खंड कर दिया, और इतिहासकारों ने यह कह दिया कि ईरानी सभ्यता अलग थी, ईरानी संस्कृति अलग थी, वैदिक संस्कृति अलग थी, जबकि दोनों में बहुत सारी समानताएं मिलती है। यह ईरान की सभ्यता की शुरुआत यहां से होती है, और फिर उसके बाद एलमाइट सभ्यता, यानी ईरान को आर्यों की भूमि भी कहा जाता है, वो विकसित हुई। और फिर उसके बाद साइरस फर्स्ट, डेरियस, इन सब का नाम सुना होगा, यानी जिसे पार्थियन कहा जाता है। और यही पार्थियन कहीं ना कहीं भारत में भी इनका संबंध हमने प्राचीन काल में पढ़ते हैं, जब हम गोंदो फर्निस के बारे में पढ़ते हैं। यानी जो पार्थियन साम्राज्य के बहुत सारे ऐसे योद्धा थे जिन्होंने भारत पर भी कहीं ना कहीं हमला किया था। तो ये जो अचमेनिद जो है, ये आगे आने वाले ऐसे शासक थे जिन्होंने पार्थियन जो है वंश की नींव रखी थी 247 बीसी में। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ससानियन साम्राज्य आता है। ये जो ससानियन साम्राज्य है, ये 224 बीसी से लेकर छठवीं शताब्दी तक जो है ये ससानियन साम्राज्य रहता है। और इसी ससानियन साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण राजा हुए जिनका नाम था आर्देशर। इनके द्वारा जो राजधानी बनाई गई उसका नाम था टेसिफोन। ये जो ससानियन साम्राज्य था, इस ससानियन साम्राज्य के ही दौर में पारसी धर्म जरथुष्ट्र, इनका जो है विकास हुआ। पवित्र अग्नि, पवित्र सूर्य के प्रकाश की पूजा प्रारंभ हुई, और मूर्ति पूजा का एक बड़ा केंद्र था ईरान। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि इनके 3 शब्द थे, यानी पवित्र इच्छा, पवित्र कर्म, यानी जो हम जैन धर्म में पढ़ते हैं, सम्यक धर्म, सम्यक आचरण, सम्यक आजीव, सम्यक चरित्र, वही जो त्रिरत्न पढ़ते हैं, यही कहीं ना कहीं ठीक उसी प्रकार हमें ये पारसी धर्म में मिलते हैं। तो ससानियन साम्राज्य में पारसी धर्म खूब फला फूला, और इसके बाद यानी जरथुष्ट्र, पारसी धर्म, अब इसके बाद जो है इस्लाम कहीं ना कहीं, क्योंकि एक तरफ ऑटोमन साम्राज्य, एक तरफ इस्लामिक जो खलीफा जो है, धीरे धीरे इस्लामिक साम्राज्य का प्रसार हो रहा था। और उमैया और कहीं ना कहीं जो अब्बासी जो है, उमैया वंश और अब्बासी धीरे धीरे वो ईरान पे अधिकार कर लेते हैं। खासकर मैं अब्बासी की बात कर रहा हूं। तो ससानियन साम्राज्य के बाद इस्लाम जो है कहीं ना कहीं ईरान में प्रसार होता है, और उसमें पैदा होता है सफवी। ये जो सफावी थे, ये पहला सिया धर्म कहा गया। वो इसलिए कहा गया क्योंकि जो सफाविद थे, ये
अब्बासी जो खलीफा थे वहां से ये सफावी जो है वंश, सफावी जो वंश है ये अब्बासी जो खलीफा थे, यानी अब्बासी जो खलीफा थे वहां से ये जो सफाविद थे, ये वंश के जो शासक थे, इन्होंने अपने आप को शिया घोषित किया, जबकि उस क्षेत्र की जनसंख्या 2/3 सुन्नी थी। यानी शिया धर्म जो है, पहली बार ये शिया धर्म को पालन करने वाला जो सफाविद वंश है, इसकी शुरुआत होती है 1501 में। और याद रखना है आपको, यही सफाविद जो वंश थे, इनका ये जो एक तो थी उमैया, उमैया जो है यानी जब हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब और उसके बाद जो है उनके इस्लामी साम्राज्य का उदय हुआ, तो उसके बाद उमैया और फिर अब्बासी जो खलीफा है, उन्हीं में ही एक थे सफाविद, उनके ही द्वारा सफाविद वंश की स्थापना ईरान में की गई। और चूंकि एक तरफ ओटोमन साम्राज्य आगे बढ़ रहा था, तो ओटोमन साम्राज्य से रक्षा के लिए, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए इन्होंने अपने आप को शिया धर्म घोषित किया। तो जैसे आज मक्का मदीना सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा, जहां कहीं भी सुन्नी मुसलमान होंगे, जहां कहीं भी मुसलमान होंगे, वो अपना सबसे बड़ा धार्मिक सेंटर काबा को मानेंगे, सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र जो है वो मक्का मदीना को मानेंगे। ठीक इसी प्रकार जो शिया धर्म को मानने वाले हैं, वो अपना सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र ईरान को मानेंगे। बस इतनी बात आपको समझनी है। ये जो सफाविद है, कहीं ना कहीं जब हमने हुमायूं के बारे में पढ़ा था कि जब वो मदद मांगने के लिए गया था, जब शेरशाह सूरी के द्वारा हुमायूं को पराजित कर दिया गया था, तब हुमायूं जो है वो इसी सफाविद वंश के शासकों के पास मदद मांगने गया था, और इन्होंने ही बैरम खान को भेजा था। और फिर इनके मुगलों से बहुत अच्छे संबंध है। इसी के बाद अफसरियाद, ये जो अफसरियाद वंश जो है, कई भारत के ऐसे सुल्तान है वो ये कहते थे कि मैं अफसरियाद वंश से संबंधित हूं। ये अफसरियाद जो है बहुत ही ईरान का बहुत ही शाही वंश था। कहीं बलबन भी ये अपने आप को जो है अफसरियाद वंश से जोड़ के कहता था। ये जो अफसरियाद वंश है, नादिर शाह से संबंधित वंश माना जाता है। और फिर ये अफसरियाद वंश के बाद जो है नेक्स्ट आता है कजर डायनेस्टी। कजर जो वंश था, ये कहीं ना कहीं अहमद शाह कजर के द्वारा ये कजर वंश को प्रारंभ किया गया। और इस समय यानी 1785 से लेकर 1925 तक का ये जो समय था, ये जो दौर था कजर डायनेस्टी का, इसमें एक तरफ ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन उपनिवेशवाद के चरण में बहुत आगे बढ़ रहा था, और दूसरी तरफ रूस, तो इसे रुडयार्ड किपलिंग ने द ग्रेट गेम के रूप में कहा है। यानी कि एक तरफ ब्रिटेन ये चाह रहा था कि ईरान मेरे पक्ष में आए, दूसरी तरफ सोवियत संघ ये चाह रहा था कि ईरान मेरे पक्ष में आए, और उसमें ये जो कजर वंश है ये फलता फूलता रहा। यानी दो बड़े शत्रुओं की लड़ाई में जो छोटा शत्रु था वो फलता फूलता रहा। यानी एक तरफ ब्रिटेन का प्रभाव था, दूसरी तरफ सोवियत संघ का प्रभाव था, जिसके कारण ये कजर डायनेस्टी जो है ये बची रही, ये फलती फूलती रही। और उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था रजा खान। तो रेजा खान जिन्हें कहा जाता है, इनके द्वारा पहलवी वंश की स्थापना की जाती है, रेजा खान पहलवी। और ये जो थे, इन्होंने आधुनिकता, इन्होंने मॉडर्न, इन्होंने ईरान में महिलाओं से कहा कोई जरूरत नहीं है बुर्का पहनने की, कोई जरूरत नहीं है हिजाब रखने की, हिजाब करने की, कोई जरूरत नहीं है इस्लामिक धर्म कानूनों को मानने के लिए। यानी इनका वो दौर था जब महिलाएं स्कर्ट में घूमती थी, महिलाएं आजादी के साथ ईरान में नौकरियां करती थी। इनका वो दौर था जब कहीं ना कहीं महिलाएं घर से बाहर निकलकर पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है आगे बढ़ती थी। लेकिन यही जो है बात कहीं ना कहीं वहां के धर्म गुरुओं को अच्छी नहीं लगती थी। और दूसरी तरफ, एक तरफ रूस था, दूसरी तरफ जो है अमेरिका था। तो कहीं ना कहीं इनके प्रभाव से, यानी ये जो रेजा खान जो पहलवी थे, इनके इस वंश में बहुत सारे जो उलेमा थे वो कहीं ना कहीं इनका विरोध करते थे। तो अमेरिका और रूस की राजनीति के कारण वहां पर अमतुल्ला जो है, खमेनोई जो है, इनको यानी धर्म गुरुओं को प्रश्रय दिया गया अमेरिका रूस के द्वारा। विशेषकर मैं कहूं तो रूस के द्वारा। और फिर धीरे धीरे इस्लामिक क्रांति का दौर सामने आता है, यानी पहलवी वंश का अंत होता है। और फिर उसके बाद जो है अमतुल्ला खमोनोई, ये जो है मोहम्मद खमेनोई, ये जो है आयातुल्ला मोहम्मद खमोनोई, इनका जो है दौर सामने आता है। और वही खमोनोई जिनके बारे में आज हम पढ़ते हैं कि उनका इजराइल और अमेरिका के संयुक्त जो है अधिवेशन, उनके संयुक्त जो है कार्रवाई के द्वारा, जो मोसाद और सीआईए की संयुक्त कार्रवाई के द्वारा, मिसाइल हमले के द्वारा जो आयतुल्ला खमोनोई की जो एसेसिनेशन, जो उनकी हत्या कर दी गई है, उनको जो मार दिया गया, कहीं ना कहीं ये वही जो है इस्लामिक क्रांति वाले
अहमद अयातुल्ला खमोनई थे। तो इस्लामिक क्रांति का दौर माना जाता है 1979 से, और एक बार फिर ईरान जो है वो शिया धर्म में एक प्रकार से पूरी तरीके से धर्म जो है, यानी अब सबसे पहली जो गद्दी बनी, जो सबसे पहला स्थान बना वो इस्लामिक धर्मगुरु यानी जिनका नाम था खमोनई, और फिर उसके बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ईरान के प्रमुख हुआ करते थे। तो तब से लेकर और अब तक ईरान और अमेरिका के बीच में लगातार प्रतिद्वंद्विता बढ़ती गई, और यही कारण था कि जब ईरान की जनता ने खुद महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी के कारण जो है इन अयातुल्ला खमोनई ईरान की सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया, तो मौके बहुत देर बाद मिलते हैं। कई सालों तक इंतजार करना पड़ा इजराइल और अमेरिका को, यानी जब ईरान की जनता में विद्रोह हुआ और कई हजार लोग ईरानी सरकार ने मार दिए, बस इसी मौके का फायदा उठाया इजराइल और अमेरिका के द्वारा, और फिर जहां कहीं भी अयातुल्ला खमोनई छुपे हुए थे उनको उनके ऊपर मिसाइल गिराई गई और उनको समाप्त कर दिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि ईरानी सभ्यता से लेकर और ये ईरानी युद्ध तक किस प्रकार से अयातुल्ला खमोनई, अब इनके बेटे जो हैं वो ये मोहम्मद, उसके बाद अली, यानी इनके बेटे जो हैं उनको नया जो है अगला वंशज माना जा रहा है। हालांकि कहा जा रहा है वो भी घायल है, तो वो आगे आने वाले समय की बात है, देखा जाएगा। मैं सिर्फ इतनी बात आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो इस्लामिक क्रांति का दौर माना जाता है अयातुल्ला खमोनई, यानी इस समय एक बार फिर जो शिया धर्म है उसे सबसे प्रमुख उलेमा धर्म के प्रभाव के रूप में स्थापित किया गया, और उनकी कुर्सी सबसे ऊंचा उनका स्थान होता था, जैसे ब्रिटेन में महारानी विक्टोरिया। लेकिन चूंकि वहां पर धर्म का इतना एंगल नहीं था, यहाँ पे धर्म का बड़ा एंगल था, और ये जो शिया धर्म है इसमें सबसे पहले शिया धर्म की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो शासन प्रशासन कानून में भी लागू की गई, और पहला स्थान धर्म गुरु का होता था, यानी यही अयातुल्ला खमोनई का। उसके बाद फिर ईरान में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इत्यादि राष्ट्र प्रमुखों का नंबर आता था, और आईजीआरपी यहाँ की एक संयुक्त सेना होती थी। तो ऐसे ईरान का शासन चलता रहा 1979 के बाद, यानी सबसे पहला स्थान धर्मगुरु का होता था जिन्हें हम खमोनई कहते थे, और उसी को ही इस्लामिक क्रांति कहा गया। यानी शासन जो है वो धर्म के अनुसार भी चलेगा, और शासन जो है वो अन्य सामान्य सिद्धांतों से भी चलेगा, लेकिन सबसे ऊपर धर्म रहेगा, सबसे ऊपर धर्म गुरु रहेंगे, इसीलिए इसे इस्लामिक क्रांति कही गई। तब से अमेरिका और इन खमोनई के बीच में लगातार तनाव चल रहा था, और मैंने आपको बताया क्यों जो है मौका जो है कई साल बाद, लगभग 40-50 साल इंतजार करना पड़ा, तब जाकर पहली बार जब ईरान की जनता ने ही इन खमोनई साहब के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जनता सड़क पर आ गई भुखमरी बेरोजगारी के कारण, तो इन्होंने अपनी ही सेना के माध्यम से अपने ही ईरानियों के कई हजार लोगों को मरवा दिया। बस यही मौके का इंतजार था, मिसाइलों के द्वारा हमला किया गया, और आज लगभग पूरा ईरान अमेरिका के कंट्रोल में है। देखते हैं आगे क्या होता है युद्ध में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।